अखिलेश यादव को गंभीरता से जनता नहीं लेती। तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, नीचे तक हाईली लेवल पर करप्ट है। तो भ्रष्टाचार तो एकदम जड़ में पैठ बना लिया है। कुल मिलाकर जो मनरेगा है ये भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में कि अधिकारी जो हैं वो बेलगाम हैं। हम आपके बात से सहमत नहीं हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है। ब्याज सहित जी राम जी योजना को जो उसका मजदूरी है ब्याज सहित सरकार उसको दे। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें कई बार देखा जाता है ऐसे लोग जो उसके पात्र ही नहीं है, उनको योजना के तहत आवास मिल गया और जो बेचारे पात्र थे वो कभी फॉर्म भर ही नहीं पाए। जी राम जी योजना का कोई काम नहीं होगा। ये देखिए ना, गाड़ी तो हर साल 10% बढ़ती जा रही है, 50%। आज गाड़ी प्रदेश में 1 करोड़ है, 6 महीना बाद 2.5 करोड़ हो जा रही है। तो आज एक भी किसान देश में आत्महत्या नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है, अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और अखिलेश यादव अब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं और वो समझते हैं कि मैं ट्वीट कर दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, सरकार बदल जाएगी। ये ऐसा नहीं होने वाला भाई। वहाँ ब्राह्मणों की, बाल ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के प्रशासन ऐसे खींच रहा है और प्रशासन के लिए सरकार कुछ नहीं कह रही। वो सरकार जो बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, वो सरकार उस प्रशासन पर मौन है, शांत है। उत्तर प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में सी न्यूज़ भारत अपने संवाद कार्यक्रम के तहत आप सभी को उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं, उनके कार्यपटल पर आने की अवधि से लेकर उनके कार्य योजना में लाने तक के सफ़र तक की पूरी एक कहानी से आपको रूबरू कराता है। साथ ही साथ सी न्यूज़ भारत संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार ये प्रयास करता है कि सी न्यूज़ भारत के दर्शकों तक एक मापिक पैमाने के साथ, सदृढ़ता के साथ पूरी की पूरी योजना लोगों के हित में है या नहीं है, ये जनता तक पहुंच सके। अभी भारत की एक बेहतरीन योजना, या कहें भारत सरकार की एक बहुत प्रबल योजना जिसको कहा जाता है VBG रामजी योजना, समग्र भारत में आती है। इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो ग्रामीण आंचल के लोग हैं, उनको इस योजना के तहत लाभ मिल सके। करीब 125 दिन गारंटी का रोजगार उनको मिल सके। ये भारत सरकार की योजना है। ये योजना जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े कद्दावर नेता अपने हाथों में इसका बेड़ा उठाते हैं और उतर जाते हैं मैदान में। लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हर एक मंडल में, हर एक ज़िले में, हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में, ब्लॉक के हर एक गांव में लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। इस योजना पर और प्रबलता से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद। धन्यवाद, सादर प्रणाम। अध्यक्ष जी, सबसे पहले जब ये योजना भारत सरकार लेकर आती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इसको लागू कराने के लिए? देखिए, जो भी राम जी राम योजना है, इसके इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो 1962 में ग्रामीण जो किसान हैं, जो श्रमिक हैं, उनको कुछ काम के अवसर मिलते रहे, इसके लिए पहली बार योजना 1962 में लाई गई। उस योजना का नाम रखा गया मानव शक्ति कार्यक्रम। मानव शक्ति कार्यक्रम 1962 में भारत में लागू हुआ और उसके माध्यम से प्रयास हुआ कि जो गांव के श्रमिक हैं, किसान हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रोजगार नहीं करते हैं, जो कहीं सर्विस नहीं करते हैं, उनको कुछ न कुछ काम मिला करे ताकि उनका जीवन व्यवस्थित हो सके। और 2062 से लागू हुआ और अब तक 19 बार इसका नाम बदल चुका है। कभी काम के बदले अनाज, कभी रोजगार योजना, कभी जवाहर रोजगार योजना, कभी महात्मा गांधी रोजगार योजना। तो ये जो मनरेगा था ये 2009 में इस देश में लागू हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2009 में देश की संसद ने पारित किया और एक विस्तृत कानून बनाया कि गांव में जो रहने वाले श्रमिक हैं, गांव में रहने वाले जो किसान हैं, जो रोजगार नहीं करते हैं, जो बेरोजगार है, जिनका दिनचर्या बहुत कठिन होता है, ये ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो उसके तहत 100 दिन काम की गारंटी दिया गया।
लेकिन देखिए, इस जो मनरेगा कानून जब इस देश में लाया गया तो उसका दुरुपयोग बहुत हुआ और पूरे इस भ्रष्टाचार के बल चढ़ गया। अब जब जॉब कार्ड की आप बात करेंगे, जब आप जो मनरेगा के तहत मजदूर रजिस्टर्ड उसकी बात करेंगे, तो जब ये जांच कराई गई तो पता चला कि उनकी उम्र 80 साल है, किसी का उम्र 75 साल है, किसी का उम्र 65 साल है, जो काम कर ही नहीं सकते, उनका जॉब कार्ड मिला, उनके नाम पर पेमेंट होता है। पता चला कि कोई मजदूर मुंबई रहता है, कोई मजदूर अहमदाबाद रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई चेन्नई रहता है, उसके नाम से भी जॉब कार्ड बना है और उसके नाम से पेमेंट होता रहता है। कुल मिलाकर जो मनरेगा है ये भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया था। गड्ढा खोदना, गड्ढा पाटना, ये इसका लक्ष्य रह गया था। तो हमारे देश के जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह इसको काफ़ी गंभीरता से लिए और सोचे कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। इसीलिए उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक विधेयक 2025 में लेकर आए और इसके तहत इसको और संवैधानिक ढांचा मौजूद किया गया। जैसे पहले 100 दिन का काम मिलने का गारंटी था, लेकिन अब 125 दिन काम करने की गारंटी हो गई, तो 25 दिन काम के अवसर मिल बढ़े। दूसरा, पहले जब खेती किसानी का समय होता था उसी समय मनरेगा का भी काम होता था, तो जो गांव के मजदूर हैं मनरेगा काम करते थे, खेती किसानी काम नहीं करते थे, तो उनका हानि होता था। अब इसमें एक ये बदलाव लाया गया है कि 125 दिन तो काम करेंगे ही, लेकिन जब कृषि का कार्य होगा, खेती किसानी का काम होगा, तो 60 दिन मनरेगा का काम स्थगित रहेंगे, ताकि वह मजदूर किसानों के लिए काम कर सकें और 60 दिन का उनका एक अतिरिक्त रोजगार मिले। अच्छा अध्यक्ष जी, जो ये पूरा एक योजना है, तो कहीं ना कहीं मनरेगा में ऐसी क्या कमी रही जो इस योजना को एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया, और क्या ये योजना जो है मनरेगा का ही एक स्वरूप है? देखिए, मैं बताया ना, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, गांव में जो रहने वाले श्रमिक उनको काम मिले, इसके लिए पहली बार योजना 1962 में लाई गई और उसका नाम था मानव शक्ति कार्यक्रम। तब से इसका नाम बदलता गया, अब तक 17 बार नाम बदला है। तो मनरेगा पहले नाम था महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसको और व्यवस्थित करने के लिए, उसका लाभ ग्रामीण कृषक श्रमिकों को मिले, इसको व्यवस्थित देने के लिए इस योजना को एक संवैधानिक ढांचा विधेयक के माध्यम से दी गई है, देश की लोकसभा और संसद ने दी है। अब इसके माध्यम से अभी बता रहा था कि 125 दिन काम की गारंटी, 60 दिनों तक जब तक खेती का काम होता है तब तक जी राम जी योजना का कोई काम नहीं होगा। वो जो गांव के श्रमिक है किसान के यहाँ काम करेंगे ताकि उनको अतिरिक्त मजदूरी मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ जब मनरेगा के तहत काम होता था तो मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी वो 6 महीना साल भर बाद मिलती थी, वो कब पेमेंट होगा इनका किसी को पता नहीं था। इस विधेयक में सुविधा लाई गई है, लागू किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। यदि 1 सप्ताह के अंदर नहीं मिलेगी तो ब्याज सहित मनरेगा, ब्याज सहित जी राम जी योजना को जो उसका मजदूरी है ब्याज सहित सरकार उसको देगी। वहीं दूसरी तरफ जब मनरेगा था तो जब काम नहीं मिलता था तो उसमें कहा गया था बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता का कोई हिसाब किताब नहीं था। इसमें यह गारंटी दिया गया, संवैधानिक व्यवस्था किया गया है कि यदि 125 दिन आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ते देने का प्राविधान, 7 दिन में पेमेंट करने का प्राविधान और 125 दिन काम की गारंटी का प्राविधान और 60 दिन खेती में काम करने के लिए, उस समय जी राम जी योजना का काम नहीं होगा, रोक कर और खेती में मजदूर काम करे। तो इस प्रकार 185 दिन काम की गारंटी जो गांव के रहने वाले श्रमिक उनको मिल जाता है। ये हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसका क्या सबसे बड़ा फायदा है कि मनरेगा के तहत केवल गांव में मिट्टी का काम होता था, कच्चा काम होता था, लेकिन अब इसमें कहा गया कि पूरी जो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, इसकी पूरी योजना रचना ग्राम पंचायत बनाएगी और इसमें 4 विषयों को लिया गया है। जल संरक्षण, जल संरक्षण के कार्यक्रम इस योजना के तहत हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायती अपनी योजना बना सकती है। तीसरा, गांव में आधारभूत ढांचा तैयार करना, यानी गांव में कौन सड़क बननी चाहिए, कौन नहीं बननी चाहिए, गांव में
किधर से नाली निकलना चाहिए, पानी की पीने की व्यवस्था के लिए, यानी गांव के विकास के लिए आधारभूत ढांचा क्या होना चाहिए, यह इसकी तीसरी व्यवस्था। और चौथा, आजीविका मूलक कार्यक्रम करना, यानी क्या, जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, वो तमाम काम करती है, तो उनको मार्केटिंग उपलब्ध कराना, उनके लिए शेड उपलब्ध कराना, उनके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना जिससे उनके काम कौशल बढ़ सके। तो गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए, गांव में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, गांव में जल संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव में होगा। और गांव की पंचायत सुनिश्चित करेगी कि कौन सा काम होगा, कौन सा काम नहीं होगा। और एक इसका सोशल ऑडिट होगा, यानी गांव के लोग देखेंगे, उसको समझेंगे और चेक करेंगे कि काम गुणवत्ता के आधार पर हो सक रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जड़ों तक है। अभी हाल ही में AK शर्मा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनकी एक वीडियो वायरल होती है। वो ये स्पष्ट कहते हैं कि वो सुनते हैं, उस ऑडियो में आवाज़ आती है कि जो उनके विभाग के एक अधिकारी है, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो 25 लाख रुपए देकर आए। तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, नीचे तक हाईली लेवल पर करप्ट है। ऐसे में ये योजना जब उत्तर प्रदेश में आएगी और भ्रष्टाचार जो जड़ों में व्याप्त है, तो इस योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा? देखिए, यह देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और 60 वर्षों तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। हमारी सरकार तो 8 साल इधर, ये 4-5 साल उधर रही है। तो भ्रष्टाचार तो एकदम जड़ में पैठ बना लिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, यह सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है और कर रही है। जहाँ तक गई बात इस योजना को लागू करने की, इसको कानूनी रूप से इतना मजबूत बनाया गया है कि यह 100% गाँव में लागू होगा ही होगा। नहीं, गाँव में तो लागू हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हैं, तो जब आप किसानों के बीच जाते हैं, तो सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज क्या रहेगा जो लोगों तक ये पहुंचेगी योजना और सीधे लोगों को लाभ मिल जाए? ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो। इसके लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अभी 1 महीना की एक व्यापक योजना बनाए हैं। जी राम जी योजना के लिए हम एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाने जा रहे हैं। वो अभियान पूरा हो गया है। हर लोकसभा क्षेत्रों में 5-5 अभी चौपाल हुआ है। उसका नाम देगा कृषक श्रमिक चौपाल। हर लोकसभा क्षेत्र में 5 कार्यक्रम अभी पूरा हुआ है। इसके बाद हम जिला सम्मेलन करेंगे। जिला सम्मेलन में जो उस जिले के पंचायत प्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, BDC मेंबर, सबको हम लोग बुलाएंगे, इस योजना के बारे में बताएंगे। फिर ब्लॉक सम्मेलन हम करने वाले हैं, ब्लॉक प्रतिनिधि सम्मेलन, जिसे गांव के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, BDC मेंबर आएंगे। और इसके बाद से हर ब्लॉक में हम कृषक श्रमिक सम्मेलन चौपाल करने जा रहे हैं। तो हम इस अभियान के माध्यम से इतना जन जागरण पैदा करेंगे कि जनता इसके वास्तविक स्वरूप को समझ लेगी और इसके पक्ष में लामबंद होकर 100% इसको लागू कराएगी। जब ग्रामीण आंचल में पहुंचती है अध्यक्ष जी, योजना बहुत सारी आती है, लेकिन सवाल वही कि लोगों तक इसका लाभ सीधे तौर पर पहुंच जाए, क्योंकि अधिकारियों की संलिप्तता तो हर योजना में होगी। और ये सीधे तौर पे कहा जाता है आप ही की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, कि अधिकारी जो हैं वो बेलगाम हैं। और कई शिकायतें ऐसी आती हैं जहाँ निचले लेवल का जो अधिकारी है, जो तहसील स्तर का अधिकारी है, ब्लॉक स्तर का अधिकारी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, या क्या भ्रष्टाचार उनकी भेंट चढ़ चुका है। तो वहाँ पर इस योजना का लाभ लोगों तक पहुँच जाए, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? मैं बता, इसलिए हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हम अभी 1 महीना का कार्यक्रम लिए हैं। ये कार्यक्रम हमारा चलेगा 28 फरवरी तक। हम इतना जन जागरण पैदा करेंगे, इतना लोगों को जागरूक करेंगे कि इस कानून का लाभ 100% गाँव के श्रमिकों को मिले, गांव के चतुर्दिक विकास के लिए मिले। और जब यह देश 2047 में देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र हो चुके और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुके। इस संकल्प को पूरा करने के लिए यह जो विधेयक है, जी राम जी अभियान विधेयक, यह इसमें बहुत बड़ा कारगर है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने जनबल के समर्थन के कारण, जनता के बीच अभियान चलाने के कारण, जनता को जागरूक करने के कारण ये अभियान भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ेगा। इसमें 60% जो रकम है पूरी योजना का भारत सरकार देगी और 40% रकम जो है
प्रदेश सरकार देगी। इसलिए भारत सरकार के भी अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और जागरूक जनता, जागरूक श्रमिक और जागरूक किसान मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि इसका 100% लाभ गांव को मिल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना है और वाकई लोगों तक पहुँचे ये अपने आप में सुनिश्चित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अध्यक्ष जी, आज भी हिंदुस्तान में जो टैक्स पेयर हैं, अगर देखा जाए बड़े बड़े तौर पे, तो कुल आबादी के 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे टैक्स देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है। इसकी भी एक बहुत मुख्य वजह जो है इस पूरे जो एक माहौल बना हुआ है उसमें यही समझ में आती है कि हिंदुस्तान में भी टैक्स रिजीम उस तरह की नहीं है जहाँ सरकार को लाभ मिल सके। और दूसरी तरफ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को हम रोज़गार दें, अच्छी बात है। लेकिन विश्वगुरु हम कैसे बन जाएंगे? केवल लोगों को रोज़गार दे दिया, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी यदि नहीं हो पा रही, तो ऐसे रोज़गार से भी क्या होगा? हम आपके बात से सहमत नहीं हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 25 करोड़। तेल के या सोने के दाम कम हो गए क्या? नहीं, दाम तो देखिए, दुनिया में जब मार्केट है दुनिया का, जब वहाँ तेल का दाम बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। वो महत्व वो विषय नहीं है। कच्चा तेल जो है अध्यक्ष जी, कच्चा तेल हिंदुस्तान में आज पुरानी सरकारों के मुकाबले सबसे कम रेट पे आ रहा है। बावजूद उसके जो लोगों को तेल मिल रहा है वो इतने हायर टैक्सेस पे मिल रहा है, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। नहीं, हम आपको ये बता दूँ कि आप करें तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ी के दाम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ा है। नहीं, देखिए ना, गाड़ी तो हर साल 10% बढ़ती जा रही है, 50%। आज गाड़ी प्रदेश में 1 करोड़ है तो 6 महीना बाद ये 2.5 करोड़ हो जा रही है। डिमांड बढ़ रही है। इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव ये है कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इस देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं उनको रोटी मिले, भोजन मिले, रहने के लिए घर रहे, पहनने के लिए कपड़ा मिले, पढ़ने की व्यवस्था हो और बीमार पड़ने पर दवाई की व्यवस्था हो। यानी हमारे जो आदर्श थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जो एकात्म मानव दर्शन था, जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि अंत्योदय यानी समाज के अंतिम आदमी को उदय, यानी क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, यह जो मनुष्य की 5 आवश्यकता पूरी हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। यह होते हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको बताऊँ, जैसे भोजन के लिए क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार के लिए क्या चाहिए? स्वरोजगार की योजना। तो इसके लिए सरकार क्या करी है? तो सरकार जो है ऐसे दर्जनों योजनाएं लाई हैं जो आदमी चाहे तो बिना गारंटी का 5 लाख से लेकर 50 लाख तक बैंक उसको लोन दे सकता है। तो रोजगार की समस्या कल, रहने के लिए आवास चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, घर में बिजली चाहिए तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, यदि वो बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत योजना, घर में शुद्ध वातावरण बन सके, पर्यावरण और धुएं से कोई दूषित न हो, उज्ज्वला भारत योजना। तो ऐसे तमाम दर्जनों कार्यक्रम हैं जिसके। लेकिन अध्यक्ष जी, आप कहीं ना कहीं ये तो मानते होंगे कि योजना बहुत अच्छी सरकार लेकर आ रही है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कहीं ना कहीं लोगों को, जो अब मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें कई बार देखा जाता है ऐसे लोग जो उसके पात्र ही नहीं हैं, उनको योजना के तहत आवास मिल गया, और जो बेचारे पात्र थे वो कभी फॉर्म भर ही नहीं पाए। ऐसे भी कुछ जिले थे, चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे अमरोहा की बात कर लें, उधर शामली की बात कर लें, ऐसे कई केसेस सामने आए थे। बावजूद उसके जब ये चीज़ें सामने आती हैं पटल पर, तो कैसा लगता है? देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी और जो एक डाटा तैयार था, उसके आधार पर सारा काम होता है। अब सरकार नई जनगणना योजना लागू करने जा रही है और नई गणना के अनुसार जो भी जिसके पास आवास नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, सबको सरकारी आवास उपलब्ध हो, यह प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है और ये होगा। और यदि क्रियान्वित नहीं होता तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आते? यदि यह क्रियान्वित नहीं होता तो आज एक भी किसान देश में आत्महत्या नहीं कर रहा है। 2014 के पहले देश में दर्जनों किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। आज किसी भी किसान का खाता एनपीए नहीं हो रहा है, कहीं कोई दिवालिया नहीं हो रहा है। आप कोई उदाहरण नहीं पाएंगे। तो किसी भी किसान जो ऋण लिया हुआ है उसका खाता एनपीए नहीं हो रहा है। कोई भी किसान, कोई भी ग्रामीण आदमी भूख के लिए आत्महत्या नहीं कर रहा है। कोई भी देश का नागरिक ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास आवश्यकता की कुछ कमी पड़ गई है। यानी जो सरकार की योजनाएं हैं वो 100% देश में लागू हो रही है। इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक आपका किस्सा था, अभी कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पहुंच जाती है, और बड़ा ही हृदय को छू लेने वाला वो किस्सा था। जब मैंने भी उसको पढ़ा सुना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा।
आप मुख्यमंत्री में पहुंचे और चर्चा चल रही थी कि वीबी जी राम जी को हम प्रदेश में जगह जगह जाकर लोगों के बीच जाकर किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस योजना को चर्चा करते हैं आप। उसी बीच आप कहते हैं कि लोगों को अभी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसी योजना लेके आइए कि लोगों को कुछ मुफ्त खाना मिल सके या कम पैसे में खाना मिल सके। तो ये आप मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं, तो इससे लोगों में बड़ा एक आबरू रहती है कि क्या ये पूरा मुद्दा था, मुख्यमंत्री इस पर कैसे संज्ञान लेते? नहीं, हमको ध्यान में ऐसी बात हमारी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि देश में कोई भूखा न रहे, इस प्रदेश में कोई भूखा न रहे, और उसके लिए जितने भी प्रकार का योजना हो सकता है उसको मुख्यमंत्री लागू कर सकते हैं। ये जो आप विषय उठाए तो हमारे ध्यान में नहीं है, न हमारे संज्ञान में है। लेकिन आप देख लीजिए, ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। जब ठंडक पड़ रहा था तो रैन बसेरा में गए, वहाँ उनको कंबल मिले, उनको वहाँ शुद्ध भोजन मिले, निःशुल्क भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले। इसकी वो चिंता करते थे, इसकी योजना बनाते, उसकी समीक्षा करते हैं। तो यह जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, यह गरीबों के लिए संकल्पित है, गरीबों के विकास के लिए संकल्पित है। उनको भोजन मिले, बीमार पड़ने पर दवा हो और रहने के लिए घर हो। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना का भी वो एक कार्यक्रम लागू किए हैं। जब आप योगी जी के पास पहुंचते हैं, क्या मुख्य बिंदु रहते हैं जिनको आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कार्य करने की ज़रूरत है? क्या वो मुख्यतः से आप रखते हैं प्रबलता से योगी जी के समक्ष? देखिए, योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, तो जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो उस कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के 85 लाख किसानों का 36 लाख करोड़ रुपया ऋण मोचन करके, ऋण माफ़ करके योगी जी और उनके मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह संदेश दिया था कि यह सरकार किसानों के लिए समर्पित है। जब भी हमारी भेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी से होती है, तो किसानों के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उसको सही समय पर बिजली मिले, बिजली निःशुल्क मिले, सही समय पर बीज मिले, सही समय पर खाद मिले, सिंचाई की सुविधा हो, गन्ना किसान है समय पर उसका पेमेंट हो, गन्ना किसानों का जो गन्ना है वो चीनी मिलों पर पहुँचे, वहाँ ठीक से पेराई हो, घटतौली न हो। यानी किसानों का समुचित विकास कैसे होगा, किसानों के देश के विकास में उसके योगदान को कैसे और प्रभावी तरीके से सरकार उसका उपयोग करेगी, इसको लेकर इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी से बात होती है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत चिंतनशील व्यक्ति हैं, वो स्वयं किसानों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और उनके माध्यम से सरकार किसानों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करती है और क्रियान्वित करती भी है। कामेश्वर सिंह की जो छवि है वो अगर जनता के बीच में जानी हो तो 2 लाइनों में कामेश्वर सिंह जनता के लिए क्या हैं, किसानों के लिए क्या हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग जो एक प्रदेश की जनता है उसके लिए क्या है? देखिए, हमारा ये लक्ष्य रहता है कि प्रदेश का आम किसान जागरूक रहे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार उसके बारे में वो ठीक से अध्ययन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिले, इसका मैं भी प्रयास करूंगा, किसान भी प्रयास किए। इसलिए किसानों के बीच रहकर व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाकर सरकारी योजनाओं को लाभ किसानों को मिले और देश के और प्रदेश के सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो, लामबंद हो, यह प्रयास करना हमारा काम है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है, अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। वीबी राम जी को लेकर समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाया कि वीबी राम जी उत्तर प्रदेश में लागू तो हो सकती है लेकिन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच सकता। देखिए, अखिलेश जी क्या कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव को गंभीरता से जनता नहीं लेती है। अखिलेश यादव किसी भी बात को जनता गंभीरता नहीं देती और अखिलेश यादव अब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और वो समझते हैं कि मैं ट्वीट कर दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, सरकार बदल जाएगी। ये ऐसा नहीं होने वाला भाई। वो 2014 हारे उत्तर प्रदेश में, वो 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, पुनः वो 2027 भी हारेंगे, 2029 भी हारेंगे। कारण कि वो जनता के बीच जाते नहीं, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष नहीं करते हैं, जनता के बीच कभी वो गए नहीं। वो केवल एक जाति समूह खड़ा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम बयान दे दें, ट्वीट कर दें और जनता हमारी बात मान ले। यह संभव नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री इसलिए वो बन गए कि मुलायम सिंह यादव का संघर्ष
मुलायम सिंह यादव के काम करने की नेताजी की क्षमता, उसके नाते मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बने हैं, लगातार सभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हारते जा रहे हैं और आगे भी वो हारेंगे। 2024 में तो तस्वीर बिल्कुल पलट गई थी। नहीं, देखिए 2024 में वही ना, देखिए अफवाह और धूत दुष्प्रचार का लाभ केवल एक बार मिलता है। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह जो उड़ाए कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, 8,000 रुपया पेंशन मिलेगा, तो यह दुष्प्रचार केवल एक बार चलता, यह अफवाह फैलाया गया। अब प्रदेश की जनता जान चुकी है कि हम 2024 में अफवाह के दुष्प्रचार के शिकार हो गए थे और पुनः इस प्रदेश में अराजक सरकार नहीं लानी है, अराजकता नहीं लाना है, जंगल राज नहीं लाना है। इसीलिए पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। यह संकल्प लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच काम करेंगे। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले देखा आप माघ मेले प्रयागराज पहुंच जाते हैं, स्नान करते हैं। देखिए, हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले व्यक्ति हैं और भारत की जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें हम लोग का विश्वास बहुत है। इसीलिए दुनिया की सारी संस्कृतियाँ, दुनिया की सारी परंपराएं नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, ध्वस्त हो गई। रोम कहाँ गया पता नहीं चला, यूनान कहाँ गया पता नहीं चला। लेकिन भारत में जो कुंभ की व्यवस्था है, माघ मेले की व्यवस्था है, जो पौराणिक त्यौहार है, जो हमारी उत्सव है, इससे जो भारत के नागरिकों का गहरा नाता है, उस गहरा नाता के नाते और सनातन परंपरा को मानने के नाते आज भारतीय संस्कृति, चाहे मुगलों का आक्रमण हुआ हो, चाहे हुड़ों का आक्रमण हुआ हो या अंग्रेजों का आक्रमण हुआ हो, हम उसको बर्दाश्त करते हुए भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को इसीलिए जीवित रखे हैं कि आज भी बिना निमंत्रण का, बिना किसी सूचना का करोड़ों लोग कुंभ में और माघ मेला में पहुँच स्नान करते हैं। उसी व्यवस्था के तहत, उसी परंपरा के तहत मैं भी माघ मेला में गया था। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो कृत्य वहाँ का प्रशासन करता है उस पर शांत हो जाती है। मैं कहता हूँ, मान लीजिए वो शंकराचार्य नहीं है, एक संत तो हैं, वो सरकार जो संतों के हित की दुहाई देती है, वही सरकार में एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार, ये कहाँ की मानवता? देखिए, वो स्वामी जी क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। कारण ये है कि वो तो संत हैं, कम से कम शंकराचार्य है कि नहीं वो तो अलग की बात है, नहीं संत हैं ना। लेकिन उनके जैसे हजारों संत प्रयागराज में थे। वहाँ जगत गुरु निश्चलता चंद जी जो पुरी के शंकराचार्य वो थे, और भी कई शंकराचार्य थे, कई महामंडलेश्वर थे, कई योग्य और साधु संत थे। तो जिस व्यवस्था के तहत, जिस परंपरा के तहत, जिस योजना के तहत सब लोग स्नान कर रहे थे, उनको भी स्नान उसी व्यवस्था के तहत करना चाहिए, मेरा उनसे निवेदन था। दूसरी बात, जब पूरा इनका इतिहास उठा कर पढ़ेंगे तो उनका काम है कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा किया जाए ताकि ये सरकार बदनाम हो। तो इस सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास वो करते रहते हैं। जो उनके गुरुजी थे पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, वो भी हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद सबका विरोध करते थे। उसी परंपरा, वो एक मानसिकता हो सकती है अध्यक्ष जी, लेकिन वहाँ ब्राह्मणों की, बाल ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के प्रशासन ऐसे खींच रहा है और प्रशासन के लिए सरकार कुछ नहीं कह रही। वो सरकार जो बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, वो सरकार उस प्रशासन पर मौन है, शांत है। पता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार उसकी जांच करा रही है, सरकार एक समिति बनाने वाली है और पूरी जो भी उसके दोषी अधिकारी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर सक्रिय हैं, उस पर रोज़ फीडबैक ले रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो भी उससे सही बातें होगी उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में एक और मामला, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस समय उबाल पर है, यूजीसी को लेकर, छात्रों के हित को लेकर। तो उस पर भी अब तरह तरह की भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष सभी लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही की पार्टी कई सांसद और विधायक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसको सरकार अब किस तरीके से देखेगी? देखिए, हमारी जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और इसके तहत जो भी अच्छी से अच्छी योजना, अच्छी से अच्छा कानून होगा, वो सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी और कर भी रही है। ये सरकार के संज्ञान में होगा, कुछ न कुछ करेगी अवश्य। अब चूँकि अध्यक्ष जी आप किसानों के बीच जाते हैं, प्रदेश के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर आप पहुंचते हैं, गांव-गांव में आप पहुंचते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आज भी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है? क्योंकि वीबी राम जी योजना तो आ रही है उत्तर प्रदेश में और लगातार इसको लागू किया जा रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आप देखते हो कि कई अलग अलग परिवेश में लोगों तक योजनाओं को पहुँचाना, लोगों को लाभ दिलाना या लोग अपने हित की बात कह सकें,
ये जो एक बड़ा चैलेंज सामने आता है, उसको क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चैलेंज आज उत्तर प्रदेश में क्या है, उसे कैसे ओवरकम करें? देखिए, जागरूकता का बहुत अभाव है गाँव में। सरकार की जितनी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका अभाव है, जानकारी का अभाव है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक बेरोजगार को रोजगार प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपया से लेकर 50 लाख रुपया तक बिना गारंटी का बैंक उसको पैसा उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है कि जो आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए। दूसरा, वो रोजगार आप कहाँ लगाएंगे उसका एक नक्शा बनाइए। तीसरा, उसका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे उसकी प्लानिंग बनाइए। और इसकी मार्केटिंग आप कहाँ करेंगे इसका बनाइए। जो तीनों चारों काम है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्थान का चयन, व्यापार का क्या मॉडल होगा, उन्हें जूते की दुकान करेंगे कि सब्जी बेचेंगे, चना बेचेंगे कि रेस्टोरेंट खोलेंगे, और फिर उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और मार्केटिंग कहाँ होगी। ये एक पूरा रिपोर्ट बनाकर बैंक को देना है। जब ये पूरा रिपोर्ट आप बैंक को देंगे तो बैंक आपको ऋण उपलब्ध करा देगा। लेकिन मुद्रा लोन योजना की जानकारी गांव के नागरिकों को नहीं है जितनी रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्या विधिक प्रक्रिया है, वो लाभ कैसे मिलेगा, उसका प्रार्थना पत्र कैसे जमा होता है, तो इसके जागरूकता कमी है। और हमारा यह प्रयास है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को जागरूक करना, उसकी यह प्रक्रिया से अवगत कराना, सबसे संपर्क करना, लोक संपर्क, लोक संवाद और लोक संबंध, इसके माध्यम से इसकी जानकारी देना और देश के सभी नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करना, ताकि उसको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिले और वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, सी न्यूज़ भारत को अपना बहुकीमती समय देने के लिए, वीबी राम जी के समक्ष हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा कितनी दृढ़ता के साथ, सदृढ़ता के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए लगा हुआ है कि जन जन तक वीबी राम जी योजना का लाभ पहुंच सके। फिलहाल के लिए संवाद कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।